हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द लॉ एस्पिरेंट्स टीएलए में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट टू प्राइवेट डिफेंस की, जो बीएनएस के चैप्टर नंबर 3 में आता है। साधारण स्पष्टीकरण या वाक्य स्वरूप। तो हम धारा 34 से 44 देखेंगे, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में बात करती है, और जानेंगे कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या होता है और किन व्यक्तियों को प्राप्त है और किन के विरुद्ध प्राप्त है, या किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति आरपीडी का यूज कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में धारा 34 से 44 में दिया गया है बीएनएस की, जो कि अध्याय 3 में आता है। और धारा 34 सबसे पहले बात करती है, धारा 34 प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। ये उन बातों के बारे में बात करती है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में की जाती हैं। यानी कि ये बात बोलती है ये धारा कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। यानी कि कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा जो हम अपने सेल्फ डिफेंस के यूज में करते हैं, चाहे भले ही वो अपराध हुआ हो, लेकिन हम उसे अपराध नहीं मानेंगे अकॉर्डिंग टू धारा 34 के। ठीक है, अब नेक्स्ट धारा देखते हैं, धारा 35। धारा 35 बात करता है शरीर और संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार एक शरीर का और संपत्ति का। तो मेन चीज़ एक क्वेश्चन बन गया यहाँ से ही कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हम किन दो चीज़ों के लिए ले सकते हैं, एक तो शरीर के लिए, दूसरा संपत्ति के लिए। और संपत्ति में हमारी चाहे चल हो या अचल हो, दोनों प्रकार की संपत्ति जो है इसमें समाहित होती हैं। और दोस्तों, धारा 35 को देखते हैं तो क्या बोलती है। ये धारा बोलती है कि धारा 37 में, यानी कि जो आने वाली धारा है 37, उसमें अंतर्विष्ट निर्बंधों के अधीन रहते हुए, यानी जो धारा 37 में निर्बंधन बताए गए हैं, रिस्ट्रिक्शन बताए गए हैं, उनके अधीन रहते हुए, उनसे बाहर न जाते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह, यानी प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है जो हम आगे बताएंगे। तो कहा है कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध, यानी मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले कौन कौन से अपराध हो गए, जैसे हमारा बलात्संग हो गया, हमला हो गया, और एसिड अटैक हो गया। मतलब बहुत से ऐसे अपराध हैं जो मानव शरीर पर प्रभाव डालते हों। तो प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर, एक तो स्वयं अपने शरीर जो जिसके खिलाफ जो है अपराध हो रहा है, और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करें। यानी कि धारा 37 के निबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है प्राइवेट प्रतिरक्षा का। किस परिस्थिति में? पहला है कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध, कोई भी अपराध ऐसा जो मानव शरीर पर प्रभाव डाले, तो वो अपने शरीर का या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा कर सकता है अकॉर्डिंग टू धारा 35 के। ठीक है, इसका एक लीडिंग केस है दोस्तों, यशवंत राव बनाम मध्य प्रदेश राज्य। ये इसी के बेस पे क्वेश्चन है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब खा देखते हैं। खा बात करता है धारा 35 का ही खा कि किसी ऐसी कार्य के विरुद्ध, यानी किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है जो चोरी, लूट, रिश्ती यानी थेफ्ट, रॉबरी और मिसचीफ, या आपराधिक अत्याचार यानी कि क्रिमिनल ट्रेसपास की परिभाषा में आने वाला अपराध है। यानी ऐसा अपराध जो इन चारों अपराधों की परिभाषा में आता है या इनका प्रयत्न है, वह अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति, समझ रहे हो, या तो वो अपनी स्वयं की संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति, जैसे कि मैंने अभी बताया था चल या अचल हो, यानी चाहे वो चल हो या अचल हो, उसकी प्रतिरक्षा करेगा। तो दोस्तों, सीधी सीधी बात कहता है धारा 35 के धारा 37 में अंतर्विष्ट निबंधों के अधीन रहते हुए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। चाहे वो शरीर है, अगर शरीर की बात करें तो वो अपने शरीर या दूसरे अन्य व्यक्ति के शरीर के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज़ कर सकता है, या फिर संपत्ति की बात करें तो वो चल या अचल हो, और चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार, ये चार प्रकार के अपराधों की परिभाषा में आने वाले किसी अपराध का संपत्ति के रिगार्डिंग हो, तो वह अपनी संपत्ति या अन्य व्यक्ति की संपत्ति के लिए भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो संपत्ति चल हो या अचल हो, यानी जंगम हो या स्थावर हो। जैसा कि हम सिविल लॉज में पढ़ते हैं जंगम या स्थावर, यहाँ पर हम क्रिमिनल पढ़ेंगे चल या अचल। चलते हैं अब नेक्स्ट धारा की ओर। धारा 36 बात करती है दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृतचित आदि हो, यानी कि अनसॉल्वेंट पर्सन है, तो उसके खिलाफ हम प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है धारा 36 बात करती है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन जाता है, क्या हम किसी पागल के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बिल्कुल, धारा 36 में इसकी इजाज़त देती है कि हम किसी पागल या मतलब ऐसा व्यक्ति जो दिमाग से बिल्कुल हल्का है, उसके खिलाफ भी हम
प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखते हैं जो कि हम किसी सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति के खिलाफ रखते हों। तो धारा 36 को देखते हैं क्या कहती है। ये बात करती है कि जब कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता यानी कि कोई ऐसा कार्य जो अन्यथा अपराध होता, अन्यथा मतलब कि आगे जो बताया उसके अन्यथा कि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, पहला बताएगा बालकपन, दूसरा समझ की परिपक्वता के अभाव, यानी कि वो मैच्योरिटी इमेच्योर है बंदा, उसके अभाव मैच्योरिटी के अभाव में, चित्त विकृति या मतता के कारण, चित्त विकृति यानी अनसॉनमेंट, या मतता मतलब टॉक्सिकेशन जो नशा वगैरह करता हो के कारण, या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण या किसी भूल के कारण, भ्रम मतलब कि किसी को ये चीज़ लगती हो, किसी चीज़ का भ्रम हो कि ये चीज़ है लेकिन वास्तव में वो चीज़ ना हो, ऐसा कोई भ्रम, तो वह अपराध नहीं है। यानी कि वह कार्य जो अन्यथा अपराध होता अगर वह व्यक्ति या तो बालकपन ना करता होता, या समझ की परिपक्वता का अभाव ना होता, या चित्त विकृति मतता, या उस व्यक्ति किसी भ्रम के कारण वह अपराध नहीं होता, तब प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दिशा में रखता है। तो सीधी सीधी बात ये धारा 36 जो बताती है दोस्तों, वो ये कहती है कि हम प्राइवेट प्रतिरक्षा का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी कर सकते हैं जो अपने बालकपन यानी बचकानी हरकतों से, या इमेच्योरिटी के कारण, या फिर अनफॉर्मेंट या टॉक्सिकेशन होने के कारण, या उस मतलब भ्रम के कारण किसी व्यक्ति को वह अपराध नहीं है। अगर वो सामान्य बुद्धि का होता या कोई सामान्य व्यक्ति वैसा करता तो वह अपराध होता। इसलिए इसने बोला है कि अन्यथा कोई अपराध होता, तो अपराध होता तो प्रत्येक व्यक्ति जो है उस कार्य के विरुद्ध जो वो कर रहा है उसके जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार रखता है, चाहे वो कार्य कैसा ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इसके दृष्टांत देख लेते हैं यानी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो पहला इलस्ट्रेशन यानी कहा है कि या एक विकसित व्यक्ति का को जान से मारने का प्रयत्न करता है, या एक विकसित व्यक्ति है यानी कि या एक पागल व्यक्ति है जो का को जान से मारने का प्रयत्न करता है का को, या किसी अपराध का दोषी नहीं है, यानी या जो है जो पागल है वो किसी अपराध का दोषी नहीं क्योंकि वो विकसित व्यक्ति है, किंतु का लेकिन या जिसके विरुद्ध जो है जिसको मारने का प्रयत्न किया गया वो प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह या के स्वच्छित होने की दशा में रखता है। यानी कि अगर वह या जो है विकसित ना होकर स्वच्छित होता तो उस दशा में प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार होता है वो का के पास तब भी है कि जब वो पागलपन में उसे जान से मारने का प्रयत्न कर रहा है। तो दोस्तों पहला इलस्ट्रेशन समझ में आया, और एक इलस्ट्रेशन और है इसमें, इलस्ट्रेशन खा देखते हैं यानी दृष्टांत खा। तो ये बात करता है का एक व्यक्ति है जो रात्रि में यानी रात में एक ऐसे घर में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वह वैध रूप से हकदार है, यानी कि वैध रूप से हकदार है का जो है कोई उसी घर का निवासी ये मान लो, और वह घर में जाने का वैध रूप से हकदार है, या जो उसी घर में रहता है उसके साथ ही सद्भावपूर्वक का को यानी कि जो गया उसको ही गृह भेदक समझकर का पर आक्रमण करता है। ठीक है, यानी कि समझ लीजिए आप दो कोई भाई हो, करण अर्जुन, करण जो है आता है घर में रात में और अर्जुन उसे सोचता है कि वो एक गृह भेदक है और उस पर हमला कर देता है। तो यहाँ या इस भ्रम के अधीन का पर आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता है, यानी कि अर्जुन को जो था भ्रम था कि का एक ट्रेसपासर है यानी गृह भेदक है या हाउस ब्रेकर है। ठीक है, तो उसने उस भ्रम में उस पर करण पर हमला कर दिया, लेकिन किंतु का या के विरुद्ध प्राइवेट परीक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह तब रखता जब या उस भ्रम के अधीन कार्य न करता। तो ये आगे क्या बोल रहा है कि लेकिन करण अर्जुन के खिलाफ वही प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रखता जो वह जो है अर्जुन उस भ्रम के अधीन कार्य न करता, मतलब वो जानबूझ के ही अगर उसे मारना चाहता तो वो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रखता वो करण को तब भी है जब वो उसके भ्रम में कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट धारा को देखते हैं। नेक्स्ट धारा 37 बात करती है दोस्तों वे कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, यानी कि ऐसे कार्यों की बात करती है धारा 37 जो कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं देती। जैसा कि हम धारा 35 में पढ़ते हैं कि धारा 37 के अंतर्विष्ट निर्बंधों के अधीन, तो वो निर्बंधन यहाँ पर दिए गए हैं जो देखते हैं। इसका पहला क्लॉज बात करता है प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, धारा 37 का पहला खंड ही बोलता है कि कोई अधिकार नहीं है राइट टू प्राइवेट डिफेंस का। तो फिर इसका का बात करता है यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, यानी कि ऐसा कोई कार्य जिससे मृत्यु या चोट यानी कि गंभीर चोट की कोई आशंका कारित नहीं होती, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए किसी लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, चाहे वह कार्य विधि द्वारा सर्वथा न्यायानुमत ना भी हो।
तो दोस्तों सीधी सीधी बात यह है कि लोक सेवक कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिस कार्य से किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोरोपति की आशंका नहीं है, युक्तियुक्त रूप से जो मतलब हो सकती है रीजनेबल कॉज से वो नहीं है। तो वह वहाँ पर जो है किसी अन्य व्यक्ति को जिसके विरुद्ध वो कार्य कर रहा है उसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा, चाहे भले ही वो कार्य जो है न्यायानुमत ना हो, जस्टिफाइड ना हो। अगर वो कार्य लॉ के अकॉर्डिंग जस्टिफाई नहीं हो तब भी उसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा किसी लोक सेवक के विरुद्ध। लेकिन यहाँ अगर ये आशंका उत्पन्न हो जाती है मृत्यु या घोरोपति की, तो वह वही राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार रखेगा जो सामान्य परिस्थितियों में रखता है। ठीक है, अब धारा मतलब 37 का ही 1 का खा देखते हैं। खा बात करता है दोस्तों, यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोरोपति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, यानी कि वही बात जो काम में बोली गई है कि कोई ऐसा कार्य है जिससे मृत्यु या गंभीर उपपत्ति होने की आशंका युक्तियुक्त रूप से नहीं है सॉरी, तो सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए किसी लोक सेवक के निर्देश से करता है। वहाँ लोक सेवक स्वयं कर रहा है, यहाँ कोई अन्य व्यक्ति जो लोक सेवक के निर्देश से कर रहा है या किए जाने का प्रयत्न कर रहा है, तो वे चाहे निर्देश विधि द्वारा सर्वथा न्यायानुमत ना भी हो। तो दोस्तों यहाँ वही फिर बात हुई कि जब तक मृत्यु या गंभीर उपपत्ति यानी घोर उपपत्ति का तुम्हें डाउट ना हो कि हमें हो सकता है मृत्यु या घोर उपपत्ति, तब तक हम जो है लोक सेवक के खिलाफ का के अकॉर्डिंग या खा के अकॉर्डिंग लोक सेवक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकते। धारा 37 का और खा मतलब 1 का का और खा ये बात करते हैं। खा में जो लीडिंग एक केस है तो वो है गुरुदत्तमल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये इसी फैक्ट पे आधारित एक केस है जो लीडिंग है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। और इसका गा देखते हैं। गा बात करता है कि उन मामलों में जिनमें संरक्षण के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, यानी कि कोई व्यक्ति उस मामले में भी मतलब उन मामलों में भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकता जिनमें संरक्षण के लिए यानी कि फॉर प्रोटेक्शन जो है पब्लिक अथॉरिटीज़ का हेल्प ले सकते हैं, यानी लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करते हैं। क्या हमारे पास अगर समय है तो हम सबसे पहले लोक प्राधिकारियों की सहायता लेंगे, तो उसके बाद भी अगर हमारे पास वो सहायता लेने का समय नहीं है या कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे हम सहायता प्राप्त कर सकते हैं, तब हम RPD का यूज़ करेंगे। अन्यथा हमारे पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस का किसी मामलों में भी यूज़ करने का हक नहीं होगा अगर हमारे पास संरक्षण के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है तो। ठीक है, इस पे भी एक लीडिंग केस है दोस्तों, जेम्स मरीन बनाम केरल राज्य। इसमें भी यही फैक्ट है कि किसी व्यक्ति को लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त करने के समय था, ऐसे ही कोई फैक्ट है। ठीक है, चलते हैं अगली धारा की ओर, मतलब धारा 37 के खंड 2 की ओर। तो धारा 37 का खंड 2 बात करता है दोस्तों, किसी भी मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, यानी कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस का विस्तार जो है उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से आवश्यक है। तो दोस्तों ये जो धारा 37 का खंड 2 है ये बात करता है कि किसी भी मामले में, यानी कोई भी मामला हो, हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज़ उतनी ही सीमित उतनी ही लिमिटेशन में करेंगे जितनी हमें नेसेसरी होगी, मतलब जितनी हमें इम्पोर्टेंस होगी। अगर हमें लग रहा है कि किसी व्यक्ति को धक्का दे से ही हम अपने आप की प्रतिरक्षा कर सकते हैं तो उसे धक्का देना ही पर्याप्त है। उस पर धक्का देने के बाद आक्रमण कर देना या उसे जान से मार देना ये नहीं चलेगा। धारा 37 के खंड 2 ये बात करता है कि उतनी ही अपहानि कर सकते हो आप सामने वाले की जितनी आवश्यक हो, जितनी ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो हम RPD का यूज़ उतनी ही कर सकते हैं लिमिट में जितनी हमें ज़रूरत है। अब इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन 1 बात करता है, यानी स्पष्टीकरण 1 बात करता है दोस्तों, कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक के नाते किए जाने के लिए प्रयत्न किए गए किसी कार्य के विरुद्ध, ठीक है, लोक सेवक द्वारा किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से तब तक वंचित नहीं होता। यानी कि जो बात धारा 37 के खंड 1 के का और खा में या बोली गई है, तो वहाँ उसका स्पष्टीकरण का तो ये है, स्पष्टीकरण 1 बन के का स्पष्टीकरण 1 बात करता है कि लोक सेवक अगर कोई है जो कार्य कर रहा है उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा, लेकिन तब तक होगा जब तक कि उसे ये नहीं पता होगा या ये नहीं जानता हो या विश्वास करने का कारण ना रखता हो कि उस कार्य को करने वाला ऐसा व्यक्ति लोक सेवक है। ठीक है, यानी कि जो का बात कर रहा है कि कोई लोक सेवक न्यायानुमत ना भी हो, जैसे कारित नहीं होती है मृत्यु, तो यहाँ पर भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस का राइट होगा, लेकिन तब तक जब तक कि उसे पता ना हो कि
व्यक्ति जो है लोक सेवक है जो कार्य कर रहा है। ठीक है, तो स्पष्टीकरण 1 ये बात करता है। स्पष्टीकरण 2 की बात करते हैं तो स्पष्टीकरण 2 बोलता है कि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के निर्देश से किए गए या किए जाने के लिए प्रयत्न किए गए किसी कार्य के विरुद्ध, ठीक है, वहाँ लोक सेवक द्वारा स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 में लोक सेवक के निर्देश से जो हो रहा है कार्य उसकी बात कर रहा है। प्राइवेट सुरक्षा का अधिकार का तब तक वंचित नहीं होता जब तक कि वह ये ना जानता हो या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसे निर्देश से कार्य कर रहा है, या जब तक कि वह व्यक्ति उस प्राधिकार का कथन न कर दे, मतलब बता ना दे कि मैं लोक सेवक के निर्देशों का पालन कर रहा हूँ, या फिर ऐसा जो लिखित उसके पास प्राधिकार है वो मांगने पर प्रस्तुत ना कर दे, तब तक जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अधिकार से कोई व्यक्ति वंचित नहीं होगा। तो सीधे सीधे स्पष्टीकरण 1 और 2 यही बात बोलते हैं कि जब तक हमें पता न चल जाए या हम विश्वास न कर लें कि वो व्यक्ति लोक सेवक है या लोक सेवक के अधीन निर्देशों का पालन कर रहा कोई अन्य व्यक्ति है, तब तक हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अधिकार से वंचित नहीं होंगे। लेकिन हमें जैसे ही पता चल जाएगा तब हम आरपीडी के डिफेंस, मतलब आरपीडी का जो राइट है हमारे पास, उससे वंचित हो जाएंगे। लेकिन तब तक जब तक कि हमारे पास मृत्यु या घोरोपति होने का भय ना हो। ठीक है, धारा 37 समझ में आई होगी आई होप। अब देखते हैं धारा 38। धारा 38 दोस्तों बात करती है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। यानी कि धारा 38 जो है शरीर से संबंधित है, जो कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार की बात करती है कि मृत्यु कारित हम कब कर सकते हैं शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार। यहाँ भी धारा 37 में निर्दिष्ट निर्बंधों के अधीन रहते हुए, यानी कि धारा 37 में जो निर्बंध दिए गए उनके अधीन रहते हुए हमलावर यानी अटैकर, असॉल्टर, ठीक है, कि स्वेच्छा मृत्यु कारित करने का या कोई अन्य हानि कारित करने का, मतलब करने तक है। समझ रहे हैं कि हम मृत्यु भी कारित कर सकते हैं और कोई अन्य हानि भी कारित कर सकते हैं हमलावर को। कब? यदि वह अपराध जिसके कारण ऐसे अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है इसमें इसके पश्चात प्रगणित भातियों में से किसी भांति का है अर्थात। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स दिए गए हैं, इन टाइप्स में हम तभी यूज़ कर सकते हैं शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को जो मृत्यु तक पहुंचा सकते हैं। तो इन कंडीशनों में हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस के यूज़ में हम उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं हमलावर की। ठीक है दोस्तों, तो ये सिचुएशन देख लेते हैं, परिस्थितियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी परिस्थितियों में हम ऐसा कर सकते हैं। तो का बात करता है का कि ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से ये आशंका हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। यानी कि ऐसा कार्य है ऐसा हमला जिससे हमें लगे कि हम अब मृत्यु कारित हो जाएगी, तो उस परिस्थिति में हम हमलावर की जो है मृत्यु कारित कर सकते हैं या कोई अन्य हानि कारित कर सकते हैं। अब इसमें एक लीडिंग केस है अमजद खान बनाम राज। ये एमपी यानी मध्य प्रदेश का मामला है 1952 का। इसके फैक्ट भी ये थे कि अमजद खान जो एमपी में दंगे चल रहे थे उस टाइम पे, कम्युनल रिवॉर्ड्स चल रहे थे, तो उसमें अमजद खान के घर पे भीड़ आ गई थी। तो उसे जब लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगा तो उन्होंने ओपन फायर स्टार्ट कर दिया था। तो वो इसका मामला है। अब खा देखते हैं। खा में ऐसे हमले की बात करता है कि ऐसा हमला जिसमें परिणाम जो है घोर उपति होगा। अगर हमें लग रहा है कि हमें इस कार्य से घोर उपति हो सकती है तो हम वहाँ पर हमलावर को जो है मृत्यु कारित कर सकते हैं या कोई अन्य हानि कारित कर सकते हैं। लेकिन कब? धारा 37 के निर्बंधों के अधीन। ठीक है, अब तीसरा है इसका बलात्संग यानी बलात्कार। किसी महिला के साथ बलात्कार करने के आशय से किया गया कोई हमला है तो हम तब भी जो है आरपीडी यूज़ कर सकते हैं मृत्यु कारित करने तक। ठीक है, मृत्यु या अन्य हानि कारित करने तक। इसका लीडिंग केस है जो यशवंत राव नाम मध्य प्रदेश राज्य 1992 का, जो कि अभी हमने पहले पढ़ा था। और इसके बाद आता है घा। घा में है प्रकृति विरुद्ध यानी अननेचुरल लस्ट के जो कार्य है उसके आशय से किया गया कोई हमला। ऐसा हमला जो प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया जा रहा है तो उसमें भी हम आरपीडी यूज़ कर सकते हैं मृत्यु कारित करने तक। और उसके बाद अड़ा आता है। अड़ा में है व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया कोई हमला, जिसमें विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1959 का केस आता है। ठीक है, अब इसमें चा देखते हैं। चा बात करता है कि इस आशय से किया गया कोई हमला कि किसी व्यक्ति की ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए। यानी चा बात करता है कि ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध कर दिया जाए, ऐसा हमला किया है जिससे सदोष परिरोध हो जाए और वह युक्ति रूप से ये अपने आप को छुड़वाने के लिए किसी लोक प्राधिकारी की भी सहायता प्राप्त नहीं कर सके। ठीक है, तो ऐसे मामले में भी हम आरपीडी यूज़ कर सकते हैं मृत्यु कारित करने तक।
और लास्ट आता है छा कि अम्ल फेंकना यानी एसिड अटैक, या देने का कृत्य या अम्ल फेंकने देने का प्रयत्न करना, मतलब एक तो कृत्य और एक अटैम्प्ट, दोनों चीज़ें अम्ल फेंकने या देने में, ठीक है। जिससे युक्त यह आशंका हो कि घोर उपति कारित होगी, परिणाम स्वरूप अन्यथा घोर उपति कारित होगी, ठीक है। एक घोर उपति दोस्तों यहाँ पर है जो उसकी बात करता है, ये ऐसे हमले की बात कर रहा है जिसमें घोरोपति हो, ठीक है। और यहाँ बात करता है कि एसिड अटैक के रिकॉर्ड, मतलब एसिड अटैक में जो है परिणाम स्वरूप घोरोपति होगी, तो वहाँ बात कर रहा है। इसका भी एक लीडिंग केस है बूटा सिंह बनाम पंजाब राज्य, ठीक है दोस्तों। तो धारा 38 जो है आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। अब धारा 39 देखते हैं। धारा 39 बात करता है कि कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है। तो यानी कि कब पूछ रहा है, कब ऐसे अधिकार का, यानी कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस का विस्तार मृत्यु से भिन्न, मृत्यु नहीं कर सकते लेकिन उससे भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है। तो यदि अपराध धारा 38 में विनिर्दिष्ट विवरणों में से किसी प्रकार का नहीं है, जो धारा 38 में ये 1 2 3 4 5 6 प्रकार की जो धारा वो दी गई हैं, 7 प्रकार के जो परिस्थिति गई हैं, इनसे अगर भिन्न है, इनमें से किसी प्रकार का नहीं है, तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छा कारित करने तक नहीं होगा। यानी इन परिस्थितियों के अलावा अगर कोई परिस्थिति बन रही है तो हम उसमें हमलावर की मृत्यु कारित नहीं करेंगे, किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा 37 में विनिर्दिष्ट निर्बंधों के अधीन रहते हुए हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। तो दोस्तों सीधी सीधी बात करता है धारा 39 की हम धारा 38 में जो परिस्थितियाँ दी गई हैं 7 प्रकार की, उनमें से उनसे भिन्न अगर कोई मामला है, उनसे भिन्न कोई परिस्थिति है, 7 टाइप्स की परिस्थितियों में अगर वो नहीं आ रही है, तो हम हमलावर को सिर्फ कोई अपहानि ही कारित कर सकते हैं, उसकी मृत्यु कारित नहीं कर सकते। लेकिन जो अपहानि कारित करेंगे वो भी हम धारा 37 के निर्बंधों के अधीन ही करेंगे, ठीक है। समझ आ गई दोस्तों। चलते हैं अगली धारा की ओर। अगली धारा 40 बात करता है दोस्तों शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बना रहना। धारा 40 ये बताती है कि शरीर के जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है ये कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है। तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है, यानी कि उसी समय प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्त आशंका पैदा होती है। जब हमारे शरीर को लगता है कि मतलब जब हमें को लगता है कि अब हमारे लिए जो है संकट पैदा हो गया है कि हमें अब कोई दिक्कत हो सकती है, तभी तुम्हारा आरपीडी जो है प्रारंभ हो जाता है। और ये मतलब उसका ज़रूरी नहीं है कि अपराध किया गया हो तभी प्रारंभ हो, अपराध होने से पहले ही प्रारंभ हो जाता है और ये तब तक बना रहता है जब तक शरीर पर तुम्हारे ऊपर जब तक वो संकट बना रहता है तब तक आरपीडी का अधिकार जो है आपका बना रहता है, ठीक है। जैसे ही आपकी शंका खत्म हो जाएगी वैसे ही आरपीडी का राइट खत्म हो जाएगा। चलते हैं अब अगली धारा की ओर। तो धारा 41 बात करती है कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है। तो धारा 38 बात करती है शरीर के बारे में कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार विस्तार मृत्यु कारित करने तक, और धारा 41 बात करती है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार। तो ये देखते हैं धारा 41 की संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार धारा 37 में विनिर्दिष्ट निबंधनों के अधीन रहते हुए दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का है, यदि वह अपराध जिसके किए जाने का या किए जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है। इसमें इसके पश्चात प्रगणित भातियों की भी भांति मतलब शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार जो कब तक है, जो मतलब मृत्यु कारित करने तक का है, तो उसमें 7 परिस्थितियाँ दी गई हैं। और 41 में जो है धारा 41 में हमें 4 प्रकार की परिस्थितियाँ दी गई हैं संपत्ति के रिगार्डिंग, ठीक है। तो संपत्ति में आरपीडी का यूज़ जो है मृत्यु कारित करने तक इन 4 परिस्थितियों में हम कर सकते हैं। पहला मामला जब लूट का मामला होता है, अगर हमारी संपत्ति के साथ लूट हो रही है और हमें लगता है कि लूट में जो है हमें हानि हो सकती है, तो हम उस संपत्ति को बचाने के लिए मृत्यु कारित कर सकते हैं हमलावर की, ठीक है, या दोषकर्ता की। और दूसरा मामला आता है सूर्यास्त के पश्चात या सूर्योदय के पूर्व गृहवेदन, यानी कि अंधेरा होने शाम के बाद जो अंधेरा हो जाता है उसके बाद या सूर्योदय के पूर्व जो सुबह होने से पहले जो रात का समय है उसमें अगर कोई गृहवेदक आता है जो हमारी संपत्ति को छेड़ रहा है या संपत्ति को चुराने की या किसी भी तरीके से अपराध करने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ले सकते हैं, ठीक है। जो हम उस अधिकार के यूज़ में हम उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करता है अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा दृष्टि,
यानी कि लूट और सूर्य के पश्चात या सूर्योदय के वेदन के मतलब गृह वेदन, लूट, गृह वेदन, हाउस ब्रेकिंग और मिस्चीफ, ये 3 टाइप्स जो हैं। जो मिस्चीफ कैसा होना चाहिए, जो ऐसे भवन, तंबू या जनदान में की गई हो जो मानव आवास के रूप में संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान पर उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। रिष्टि कहाँ होनी चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए, ऐसे भवन में होनी चाहिए जहाँ पर मानव निवास कर रहा हो, मतलब कोई लोग रह रहे हों उसके घर में। ठीक है। अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा। रिष्टि भी कैसी होनी चाहिए, अग्नि, आग से या कोई विस्फोटक यानी एक्सप्लोइड, RDX टाइप कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब घा बात करता है कि चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार। ठीक है। एक तो लूट हो गया, दूसरा गृह वेदन, तीसरा रिष्टि आग से या विस्फोटक पदार्थ से, और चौथा हो गया चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार, जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिनसे युक्तियुक्त रूप से आशंका की जाती है कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोरोपति होगा। तो इन 4 परिस्थितियों में संपत्ति के लिए हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस के विस्तार को जो है मृत्यु तक ले कारित कर सकते हैं। ये धारा 41 बात करती है। अब धारा 42 की बात करते हैं दोस्तों। तो धारा 42 ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक कब का होता है, मतलब ऐसे संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में जो अधिकार का जो विस्तार है वो मृत्यु से भिन्न, मृत्यु ना होकर कोई अन्य अपहानि कारित करने तक कब होता है। सॉरी। देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं। तो यदि वह अपराध जिसके किए जाने या किए जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, ऐसी चोरी, रिष्टि या आपराधिक अतिचार है जो धारा 41 में निर्दिष्ट विवरणों में से किसी प्रकार का नहीं है। तो दोस्तों धारा 39 जो बात कर रही थी वो धारा 38 में किसी प्रकार का नहीं है तो बात कर रही थी, और धारा 42 जो है धारा 41 में जो 4 प्रकार हैं उनमें से अगर नहीं है तो तब की बात कर रही है। तो उस अधिकार का विस्तार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक नहीं होगा। अगर ये 4 परिस्थिति जो हैं संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में नहीं हो रही हैं, कोई अन्य परिस्थिति बन रही है, तो हम हमलावर की या दोषकर्ता की मृत्यु कारित नहीं कर सकते। लेकिन इसका विस्तार जो है धारा 37 में विनिर्दिष्ट निर्बंधों के अधीन रहते हुए ही होगा, जो दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा से कारित करने तक का होता है। ठीक है दोस्तों। तो धारा 37 के जो निर्बंध हैं वो भाई उसे कह सकते हो हम RPT की लक्ष्मण रेखा, जो कि उसे क्रॉस नहीं की जाएगी। धारा 37 जो है RPT में बहुत इंपॉर्टेंट धारा है दोस्तों, तो उसे अच्छे से पढ़ना है। तो धारा 43 देखते हैं। धारा 43 बात करता है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बना रहना, कि कब धारा 43 बताती है कि कब हम संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होगा और कब हमारा वो अधिकार बना रहेगा। तो दोस्तों देखते हैं संपत्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तो कब होता है प्रारंभ, तो क्या बात करता है तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका प्रारंभ होती है। जब आशंका प्रारंभ होती है संकट की तब हमारा ये RPT जो है प्रारंभ हो जाता है संपत्ति के रिगार्डिंग। दूसरा है चोरी के विरुद्ध अपराधी के संपत्ति सहित पहुँच से बाहर जमाने तक, यानी कि चोरी, अगर कोई अपराध चोरी है उसका विरुद्ध कब तक होगा, जब तक अपराधी संपत्ति के साथ जो संपत्ति उन्हें चुराई है उसके साथ तुम्हारी पहुंच से दूर ना हो जाए। ठीक है। अगर तुम्हारी पहुंच से दूर हो जाता है तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाता है, या फिर तब जो लोक अधिकारी को सहायता अभिप्राप्त कर लेने तक, यानी कि चोरी के अपराध के विरुद्ध में हम संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब बनता है हमारा, तब तक बना रहता है जब तक वह जो है संपत्ति सहित जो है पहुँच से बाहर ना हो जाए, और दूसरा लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त न कर ले या संपत्ति बरामद हो जाने तक बना रहता है। ठीक है। गा बात करता है लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपाधि या सदोष अवरोध कारित करता रहता है, यानी सदोष अवरोध कारित करता रहेगा तो हम जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकते हैं लूट के विरुद्ध मामलों में, या प्रयत्न कर रहा है तो भी। और जब तक तत्काल मृत्यु का या तत्काल उपपत्ति का या व्यक्तिगत अवरोध का भय बना रहता है, यानी कि दोस्तों जब तक लूट के मामलों में हमारे पास भय बना रहेगा तब तक हम जो है RPT यूज़ कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब घा देखते हैं। घा बात करता है आपराधिक अतिचार या रिष्टि के विरुद्ध, यानी तब तक बना रहेगा जब तक अपराधी आपराधिक अतिचार या रिष्टि करता रहता है। तो दोस्तों ये 4 परिस्थितियाँ हैं जिसमें हम संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को प्रारंभ हो जाता है और कब तक बना रहता है। तो एक तो तब जब संपत्ति संकट में हो, दूसरी तब जब चोरी के विरुद्ध कोई अपराधी संपत्ति से बहुत से बाहर न जाता है या लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर लेते,
तीसरा, लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक किसी अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या गौरवप्रति कारित नहीं करता है, ये करता रहता है तब तक। और चौथा है आपराधिक अत्याचार या रिष्टि के विरुद्ध। चलते हैं लास्ट देखते हैं अड़ा। सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गृह वेदन के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक ऐसे गृह वेदन से आरंभ हुआ गृह अतिचार होता रहता है। ठीक है, यानी कि लास्ट जो है रात होने के बाद सुबह होने तक तब तक बना रहता है जब तक गृह वेदन होता रहता है, मतलब गृह अतिचार होता रहता है। कोई घर में घुस गया है हमारे, और तब तक जब तक वो घर में है और हमें आशंका है किसी संकट की, तब तक हम जो है संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहेगा हमारा। अब धारा 44 देखते हैं दोस्तों। धारा 44 बात करता है घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अभानी होने का जोखिम है। तो ये क्या बोलता है कि जिस हमले में मृत्यु की आशंका युक्त रूप से कारित होती है, उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में है कि निर्दोष व्यक्ति की अभानी को जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से नहीं कर सकता, यानी कि तब तक नहीं कर सकता जब तक किसी निर्दोष व्यक्ति को अभानी ना पहुंच जाए, तो उस प्राइवेट प्रतिरक्षक का अधिकार वह जोखिम उठाने तक का है, सिर्फ जोखिम उठाने तक का है। ठीक है, तो इसका दृष्टांत देख लेते हैं दोस्तों। का पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है। कोई का व्यक्ति है, उसके भीड़ द्वारा उस पर आक्रमण किया जाता है जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है। वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से नहीं कर सकता, मतलब वह भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज़ नहीं कर सकता, और वह भीड़ में मिले हुए छोटे छोटे शिशुओं को हानि करने का जोखिम उठाए बिना गोली नहीं चला सकता। यानी जो भीड़ में छोटे छोटे शिशु हैं, बालक हैं, उनको अभानी की जोखिम उठाए बिना भी गोली नहीं चला सकता। यदि वह इस प्रकार गोली चलाने से उन शिशुओं में से किसी शिशु को हानिकारक करता है तो वह कोई अपराध नहीं करता है। तो दोस्तों, कोई एक व्यक्ति है, उसे भीड़ ने घेर लिया है, उसे हत्या करने का प्रयास कर रही है, लेकिन वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना नहीं बच सकता। और गोली भी तब चला सकता है जब शिशुओं को, जो शिशु हैं उस भीड़ में, उन पर कोई अभानी छोटी मोटी होगी, तब तक नहीं चला सकता है उसके जोखिम उठाए बिना। ठीक है, तो वो अगर गोली चलाता है अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के उसमें और किसी शिशु को हानि हो जाती है तो वह कोई अपराध नहीं करता है। तो दोस्तों, राइट टू प्राइवेट डिफेंस के लिए आज इतना ही। अब थोड़े इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। पहला है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 में कहाँ प्रावधानित किए गए हैं। तो दोस्तों, इसके जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 34 से 44। 34 से 44 में हम देखेंगे कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस से रिगार्डिंग प्रोविज़न दिए गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, धारा 34 ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नैसर्गिक तत्व पर आधारित है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने आरपीडी पढ़ा है तो समझा है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हम सेल्फ डिफेंस में ही करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, आत्मरक्षा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है दोस्तों, बीएनएस की धारा 34 के अनुसार निम्नलिखित के प्रयोग में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। तो दोस्तों, जो निम्नलिखित के प्रयोग में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार के प्रयोग में कोई भी कार्य किया जाता है तो अपराध नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार व्यक्तियों के लिंग और आयु की परवाह किए बिना सभी के लिए उपलब्ध है सिवाय। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है सबको ही उपलब्ध होता है दोस्तों, सिवाय अटैकर के, यानी असॉल्टर के, जो आक्रामक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। बीएनएस की धारा 35 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार इसमें निहित प्रतिबंधों के अधीन है। तो धारा 35 में जो हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि धारा 37 के अंतर्गत निर्बंधित रहने हुए, मतलब अधीन रहते हुए जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि बात करता है प्रत्येक व्यक्ति को धारा 37 के अधीन निम्नलिखित में से किसी भी कृत्य के विरुद्ध संपत्ति की प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। तो ऑप्शन आपके सामने ये हैं। जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त ए और बी। इसमें हमारा चोरी, लूट, रिष्टि या अत्याचार और अत्याचार करने का प्रयत्न, ये दोनों चीज़ जो आ जाएंगी हमारे धारा 37 के अधीन।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है? तो इसमें जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी राज्य बनाम रामस्वरूप, ऑप्शन नंबर सी। ये बदायूं जिला पड़ता है एक, वहाँ पर मंडी पड़ती है उज्जैनी, वहाँ का मैटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बीएनएस की कौन सी धारा विकृत व्यक्तियों की कृतियों के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी, धारा 36 जो है बात करती है विकृत व्यक्तियों के कृतियों के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। तो उपलब्ध नहीं है दोस्तों एक पागल के विरुद्ध, एक बालक के विरुद्ध, या लोक प्राधिकारियों की सहायता लेने का पर्याप्त समय हो। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जब हमारे पास लोक प्राधिकारियों की सहायता लेने का पर्याप्त समय हो तब हम आरपीडी यूज नहीं कर सकते। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 बात करता है बीएनएस की कौन सी धारा किसी भी मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि कारित करने तक नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक है। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी 37 का 2। धारा 37 का उपखंड जब 2 पढ़ते हैं तो हम ये बात पढ़ते हैं कि हम अपहानि उतनी ही कर सकते हैं जितनी की आवश्यक हो, जितनी ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा की नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है जिस व्यक्ति का कृत्य साधारण अपवादों के अंतर्गत आता है उसे क्या दंड दिया जा सकता है? अगर दोस्तों साधारण अपवाद यानी कि जनरल एक्सेप्शन के आएगा तो उसे कोई भी दंड नहीं दिया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं जो कि बात करता है बीएनएस की किस धारा में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रारंभ और बने रहने से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, धारा 38 जो है हमारे शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रारंभ और बने रहने की बात करता है कि कब प्रारंभ होगा और कब तक बना रहेगा। नहीं दोस्तों सॉरी, ये इसका गलत हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी 40, धारा 40 में जो है कब तक रहेगा। इसमें तो वो बताया है कि किन परिस्थितियों में ले सकते हैं मृत्यु कारित करने तक, प्रारंभ होने का धारा 40 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बीएनएस की किस धारा में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रारंभ और बने रहने से संबंधित प्रावधान है? दोस्तों ये क्वेश्चन बता रहा है शरीर की और ये पूछ रहा है संपत्ति के। तो संपत्ति का जो है धारा 43 है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कि हम हमारा ये जो अधिकार है कब तक बना रहेगा, कब प्रारंभ होगा। तो धारा 43 बात करती है संपत्ति के रिगार्डिंग। अब वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है निम्नलिखित में से किस मामले में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो हम धारा संपत्ति के बारे में पढ़ते हैं तो धारा 43 हम पढ़ते हैं, मतलब वही धारा 41 पढ़ते हैं। धारा 41 में हम देखते हैं रात्रि गृहवेदन, जिसमें हम मृत्यु कारित करने तक जा सकते हैं, और लूट भी देखते हैं उसमें, और अग्नि द्वारा रिष्टि भी देखते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए 15 का, ऑप्शन नंबर ए गृह अतिचार में हम प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं है। ठीक है दोस्तों, और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो का कौन सी धारा मैं अच्छे से आपको समझा पाया। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और हमारे साथ बने रहें द लॉ स्टूडेंट TLA में। थैंक यू।